हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोगों की पढ़ाई जो है वो अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी कम्युनिकेशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम 10 to 15 या 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सो दैट हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व हो जाएं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका रिविजन हो जाएगा। और अगर कुछ भी नया आपको सीखने को मिलता है, जो कॉन्सेप्ट आपने पहले नहीं पढ़े हुए हैं, तो आप उनको अपने नोट्स के अंदर याद से एड ऑन जरूर से कर लेना। ठीक है, आज के जो भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं कम्युनिकेशन के, वो या तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, या फिर आपके कुछ नए क्वेश्चंस होंगे। तो ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस भी कैसे पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, और अगर नए क्वेश्चंस है तो वो भी किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं नए नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो आज पूरा प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है जहाँ पे हम कम्युनिकेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे बैचेस के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हम लोगों ने 2024 जून एग्जाम के लिए बैचेस को ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य दोनों के ही बैचेस आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल दिखेंगे। ठीक है, जो आपका पेपर 1 है वो कंप्लीट बैच आपका मैं लेती हूँ, जहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। आपको जो क्लासेस है वो आपके जो भी आपके 10 चैप्टर्स दिए हुए हैं पेपर 1 में, उनका कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा मेरे थ्रू। जहाँ पे जो क्लासेस हैं वो आपकी दोनों ही भाषाओं यानी कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर रहने वाली है। तो जो वीडियोज़ हैं वो आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर मिलेगी, तो हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी इशू नहीं रहने वाला है लैंग्वेज का। ठीक है, फिर आपको क्लासेस के साथ साथ उनके पीडीएफ के नोट्स भी दिए जाएंगे, और वो जो नोट्स होंगे वो भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। तो आप हमारे नोट्स को देख के उनसे भी पढ़ सकते हो या फिर अपने खुद के नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हो, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो हमारे दिए हुए नोट्स को देख के। ठीक है, तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हो। फिर आपका वीकली लाइव डिस्कशंस भी होगा, ताकि बच्चों की कुछ भी क्वेरी होती है क्लासेस को लेकर या फिर कुछ भी नए टॉपिक्स को लेकर या फिर जनरल जो भी डाउट्स होते हैं वो हम लाइव डिस्कशन के अंदर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका लाइव डिस्कशन भी रहने वाला है। और आपको 15+ टेस्ट भी दिए जाएंगे, जहां पे आपके पास में 2 तरीके के टेस्ट होंगे। एक होगा सेक्शनल टेस्ट और एक होगा आपके पास में फुल लेंथ का टेस्ट। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट में क्या होगा, जहां पे आपको हर एक सेक्शन वाइज पर्टिकुलर हर एक चैप्टर वाइज आपको है ना टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। और फुल लेंथ का टेस्ट क्या होगा, जहाँ पे आपको हर एक है ना जो भी आपके पूरा सिलेबस है उसको कंबाइन करके एक पूरा का पूरा पेपर बना के दिया जाएगा, और ताकि आपकी है ना प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम में जाने से पहले ही। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी और आपका पूरा सिलेबस जो है वो भी कवर करवाया जाएगा पेपर 1 का मेरे थ्रू। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे किसी भी बैच के अंदर, या तो पेपर 1 या फिर पेपर 2 हिंदी साहित्य, किसी भी बैच को अगर आप लेना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो, तो जो नंबर दिया हुआ है 9450403952 आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो हमको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे, और बैच के रिगार्डिंग जो भी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो और अपना एनरोलमेंट भी कर सकते हो इसी नंबर के थ्रू। ठीक है, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया आज की जो क्लास है वो कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाली है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है द प्रीफेस टू अ बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, यानी कि किसी पुस्तक का आमुख किसका उदाहरण होता है। आपने काफी सारी बुक्स ऑलरेडी पढ़ी होगी, तो बुक्स के पहले आपको प्रीफेस दिया हुआ रहता है। ठीक है, उस प्रीफेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्वोल्यूटेड कम्युनिकेशन, रिचुअलिस्टिक कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। वो जो आपका प्रीफेस होता है जो कि आपकी बुक के सबसे पहले लिखा हुआ रहता है, उस प्रीफेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉन्वोल्यूटेड कम्युनिकेशन, रिचुअलिस्टिक कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल या फिर फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो हम उसको कहेंगे फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, फीड फॉरवर्ड। अब यहाँ से आपके 2 नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस एक ही क्वेश्चन से। ठीक है, अब आपके पास में 2 टर्म्स होती है, एक होता है फीड फॉरवर्ड और एक होता है आपके पास में फीडबैक। ठीक है, एक होता है फीड फॉरवर्ड, एक होता है आपके पास में फीडबैक। दोनों ही सेम लग रहे हैं, लेकिन इनका जो मतलब है वो डिफरेंट है। ठीक है, मतलब कैसे डिफरेंट है इनका। फीडबैक क्या होता है, जब भी मैंने आपको कुछ मैसेज भेजा तो मैसेज भेजने के बाद में जो मेरा रिसीवर है उसने उस मैसेज को सीन कर लिया। अब सीन करने के बाद में जब वो मुझे रिप्लाई करेगा तो वो जो रिप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं फीडबैक देना। ठीक है, लेकिन फीड फॉरवर्ड कब हुआ, जब मेरा कम्युनिकेशन अभी शुरू भी नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन शुरू होने से पहले ही मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी आपको। ठीक है, कि भाई मैं ऐसे ऐसे आपको ये पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी, वो होता है आपका फीड फॉरवर्ड। ठीक है,
अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो फीडबैक और फीड फॉरवर्ड क्या होता है? फीडबैक होता है आफ्टर द कम्युनिकेशन, फीड फॉरवर्ड होता है बिफोर द कम्युनिकेशन। यानी कि पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने पूरी बात कर ली, बात करने के बाद में जो आप मुझे रिप्लाई करोगे वो कब करा आपने रिप्लाई? पूरी बात, पूरी कॉन्वर्सेशन हमारी कंप्लीट हो गई, पूरा कम्युनिकेशन, पूरा संचार हो गया, उसके बाद में आपने मुझे अपने रिप्लाई करे, आपने मुझे अपने फीडबैक्स दिए। ठीक है, कब दिए फीडबैक? कम्युनिकेशन होने के बाद में, यानी कि आफ्टर द कम्युनिकेशन हम करते हैं फीडबैक। ठीक है, लेकिन फीड फॉरवर्ड कब करेंगे? मैं क्लास के अंदर आई, मुझे आपको कुछ पढ़ाना है, आज कुछ टॉपिक मुझे आपका है ना शुरू करवाना है, लेकिन टॉपिक पढ़ाने से पहले ही मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भाई मैं आज आपका ये टॉपिक शुरू करने वाली हूँ, इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे, लेकिन है ना क्लास में जब भी मैं आपको समझाऊंगी तो आप क्लास के बीच में मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना, मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको है ना 5-10 मिनट दूंगी, उसके अंदर आप लोग मुझसे अपने डाउट्स पूछना, लेकिन बीच बीच में मत पूछना, वरना मेरा लिंक जो है वो बीच बीच में टूट जाएगा, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, आपको समझा नहीं पाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद में अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगी, तो यहाँ पे मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो कहलाएंगे मेरे फीड फॉरवर्ड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फीड फॉरवर्ड होता है बिफोर द कम्युनिकेशन, फीडबैक होता है आफ्टर द कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि जो आपकी पुस्तक होती है उसका जो उन्मुख होता है वो है ना किसका उदाहरण है, यानी कि आपकी बुक का जो प्रीफेस होता है वो किसका एग्जाम्पल कहलाता है? वो फीड फॉरवर्ड का है ना आपका एग्जाम्पल होता है, फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन का। बुक आपने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, अभी तक आपका कम्युनिकेशन शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले ही कुछ बातें लिखी हुई है, वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, आई होप आपके कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपका है ना डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि पुष्टि अग्रसारी फीड फॉरवर्ड संप्रेषण हम इसको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अतुल्यकालिक संचार का दोष है? कौन सा आपका ड्रॉबैक? ड्रॉबैक मीन्स डिसएडवांटेज। ठीक है, तो आपका जो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है उसका डिसएडवांटेज कौन सा है? इन चारों में से दोष कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब आपके पास में दो टर्म्स आती है। ठीक है, एक होता है आपके पास में सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, एक होता है आपके पास में असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस असिंक्रोनस दोनों ही कम्युनिकेशन आपके इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है? एक होता है अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जब हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, कोई आदमी, दो आदमी आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, और फेस टू फेस वो बात कर रहे हैं, वो होता है आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जब है ना दो जने आमने सामने नहीं बैठे हैं, लेकिन वो किसी मीडियम के थ्रू, किसी मीन्स के थ्रू बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, अब जो आपका इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है उसके दो और नए पार्ट निकल के आते हैं, सिंक्रोनस, एक होता है असिंक्रोनस। ठीक है, यानी कि एक होता है आपका अतुल्यकालिक और एक होता है आपका तुल्यकालिक संचार। ठीक है, सिंक्रोनस और एक असिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या होता है? सिंक्रोनस होता है जब हम रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, यानी कि जब मैं और आप दोनों एक ही टाइम पे लाइव है यानी कि ऑनलाइन है। ठीक है, मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, तुरंत आप मुझे उस मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो। ठीक है, हम आमने सामने नहीं बैठे हैं, लेकिन जो रिप्लाई मुझे मिल रहा है वो तुरंत मिल रहा है, यानी कि रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन हो रही है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन इसका ऑपोजिट है, जब हम रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक है, अब अगर मैं आपको इनका एग्जाम्पल दूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, हम अगर फोन पे बात कर रहे हैं, तो मैं अगर फोन पे बात कर रही हूँ तो मैंने बोला हेलो, ठीक है, तो आप मेरे को हेलो का रिप्लाई सेम टाइम पे दे सकते हो। ऐसे तो नहीं है कि मैंने आपको आज है ना फोन करके हेलो बोला है तो आप उस हेलो का रिप्लाई मेरे को कल परसों वापस फोन करके दोगे, नहीं ना, मैंने इधर से हेलो बोला, आप मुझे तुरंत उधर से वापस हेलो का रिप्लाई हेलो करके दे सकते हो। ये क्या है? ये है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम आमने सामने तो नहीं बैठे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? रियल टाइम में हो रहा है, किसी मीन्स के थ्रू हो रहा है, यानी कि किसी मीडियम के माध्यम से हो रहा है, और
और रियल टाइम में हो रहा है, तो वो हो गया आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब असिंक्रोनस क्या होता है, जब हम रियल टाइम में कॉन्वर्जेशन नहीं करते हैं, यानी कि जब हम नॉन रियल टाइम में कॉन्वर्जेशन करते हैं, जैसे कि जो भी हम ईमेल्स के थ्रू कॉन्वर्जेशन करते हैं, मैंने आपको कोई मेल भेजा, अब आप जब भी उस मेल को देखोगे उसके बाद में आप मुझे उसका रिप्लाई दोगे, ठीक है। तुरंत तो जरूरी नहीं है कि तुरंत मैंने आपको ईमेल भेज दिया, आपने तुरंत उसको देख लिया, तुरंत उसका रिप्लाई कर दिया, ठीक है। हो सकता है आपने मुझे आज ईमेल भेजा है, अब मैं कल परसों जब भी मेरा ईमेल चेक करूंगी उसके बाद में फिर मैं 2 दिन बाद में आपको उसका रिप्लाई करूंगी, तो ये क्या है, ये नॉन रियल टाइम कॉन्वर्जेशन हुआ है, तो ये होता है आपका असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। आगे बात समझ में कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस होता क्या है। अब आपसे यहाँ पे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है उसका ड्रॉबैक क्या है, उसका दोष क्या है, वो आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, एब्सेंस ऑफ टोन एंड बॉडी लैंग्वेज क्यूज, यानी कि जो आपका असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है, अतुल्यकालिक संचार जो होता है उसमें आपकी टोन और बॉडी लैंग्वेज जो आपके है ना संकेत होते हैं उनका अभाव होता है, उनका एब्सेंस होता है, ठीक है भाई। ये बात तो एकदम सही है भाई। हम जब नॉन रियल टाइम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, जब हम है ना फोन पे या फिर जब भी हम ईमेल्स के थ्रू बात कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है वो सामने वाले को नहीं पता चल सकता है, ठीक है। मैं अगर आपको ईमेल भेज रही हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरी टोन कैसी है, उसका आपको कैसे ही पता चलेगा ईमेल के अंदर, तो ठीक है। तो ये वाली बात एकदम सही है, ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है, इट इज़ नॉट आइडियल फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए एक आइडियल है ना टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बी वाला भी आपका सही है, ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। फिर इट क्रिएट्स स्केड्यूलिंग चैलेंजेस, नहीं, इससे स्केड्यूलिंग चैलेंजेस जो है वो नहीं होते हैं, तो ये आपका ड्रॉबैक नहीं है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। डी वाला क्या बोला है, इट हेल्प्स इन रियल टाइम कॉन्वर्जेशन, ये रियल टाइम कॉन्वर्जेशन में हेल्प करता है, नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी आपका रिमूव हो जाएगा। बच्चे कौन से, ए और बी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों जो है वो आपके असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का दोष है, यानी कि जो आपका अतुल्यकालिक संचार होता है उसका क्या है, ड्रॉबैक है, दोष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, एक लिस्ट से आपको दूसरी लिस्ट को जोड़ना है, सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, आपको दोनों को मैच करना है, ठीक है। पहली वाली सूची में क्या बोला है, कम्युनिकेशन के कुछ कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं, दूसरी वाली में आपको उनके फैक्टर्स दिए हुए हैं। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है सिचुएशन, हम कैसी सिचुएशन में बात कर रहे हैं, हमारी जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब भी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हम कैसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कैसी सिचुएशन में बात कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सिचुएशन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 4 कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं, यानी कि कम्युनिकेशन करने के 4 कॉन्टेक्स्ट, 4 सिचुएशंस हो सकती है, कौन कौन सी, फिजिकल, कल्चरल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड टेम्पोरल, ठीक है। अब ये क्या होती है, आपको इससे जोड़ना है। फिजिकल, जब भी हम फिजिकल एनवायरनमेंट में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, हमारा जो भी फिजिकल भौतिक वातावरण होता है वो आपके फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका टेंजिबल एनवायरनमेंट, ठीक है। ए जो है वो आपके 3 वाले से कनेक्ट हो जाएगा, ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी सबको अगर आप एलिमिनेट कर देते हो ए, बी, ए, सी और डी को, तो ऑप्शन नंबर बी बचता है। तो एलिमिनेशन टेक्निक से एक ही ऑप्शन से आपका आंसर जो है वो निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन हमको पूरा क्वेश्चन समझना भी है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। फिजिकल तो क्या हो गया, फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, हमारा भौतिक जो पर्यावरण होता है, भौतिक जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो हो गया, ठीक है। कल्चरल क्या होता है, हमारा कल्चर, कल्चर क्या होगा, हमारी वैल्यूज एंड हमारे जो सिस्टम होते हैं, जो हमारी मूल्य प्रणाली होती है, वो कल्चर के अंदर आती है, तो बी का आप है ना 4th से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। सी सोशल एंड साइकोलॉजिकल, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो है वो हमारे किससे जुड़ा हुआ होगा, हमारे ग्रुप नॉर्म्स से, हमारे समूह के मानक से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। सी का 1 हो गया। अब टेम्पोरल क्या है, टेम्पोरल यानी कि सीक्वेंशियल पोजीशनिंग, टेम्पोरल के अंदर बच्चों को नहीं पता होता है, बाकी तीनों तो आप कर सकते हो कॉमन सेंस लगा के भी, टेम्पोरल में आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। टेम्पोरल क्या है, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट वो कॉन्टेक्स्ट होता है जहाँ पे लगातार कुछ बातें कॉन्टिन्यूअसली हो रही है, ठीक है। तो हम आगे की बात भी है ना ऐसे अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि भाई अच्छा पहले 2 चीजें ऐसी हुई है तो अब आगे भी यही होने वाली है, ठीक है। हमारी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि भाई अगर पहले ये 2 चीज़ें हुई है तो अब आगे भी ऐसी ही कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है, उसको बोलते हैं टेम्पोरल। तो ये आपके सेकंड वाले से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेकंड बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है
पीपल परसीव द कम्युनिकेटेड मैसेजेस अकॉर्डिंग टू देयर, यानी कि लोग संप्रेषित संदर्भों को निम्नलिखित में से किसके अनुसार देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन का मतलब क्या है, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो लोग उस कम्युनिकेशन को किसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑफिशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग देखते हैं, आधिकारिक परिस्थिति के अकॉर्डिंग देखते हैं, कल्चरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, सांस्कृतिक मूल्य के अकॉर्डिंग देखते हैं, इमेजिन्ड इन्फ्लुएंसेस यानी कि कल्पित प्रभाव के अकॉर्डिंग देखते हैं, या फिर सिमेंटिक गैप्स के अकॉर्डिंग, शब्दार्थ अंतर के अनुसार देखते हैं। जो भी हम मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं लोग उसको किस तरीके से रिसीव करते हैं, लोग अपने कल्चरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैसेजेस को रिसीव करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जिसका जैसा कल्चर होगा, जिसकी जैसी संस्कृति होगी, जिसके जैसे मूल्य होंगे, वो उसके अनुसार मैसेज को रिसीव करेगा। इसका क्या मतलब है, अब मैं आपको इसका है ना एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। एक वर्ड आता है आपका मोटा, ठीक है, एक आपका वर्ड है मोटा। अब जो मोटा वर्ड है गुजराती के अंदर मोटा का मतलब होता है एल्डर, एल्डर मतलब बिग, ठीक है, हम बोलते हैं भाई मोटा भाई यानी कि बहना, एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, ठीक है। गुजराती में मोटा का मतलब होता है एल्डर यानी कि बड़ा, वहां पे मोटा रिस्पेक्टफुली बोला जाता है। लेकिन अगर हम हमारी जनरल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो मोटा मतलब फैटी होता है, ठीक है। तो अब जिसका जैसा कल्चर है वो उसके अकॉर्डिंग इस वर्ड का मतलब वैसा समझेगा। अगर मैं है ना गुजराती है ना लैंग्वेज की बात करूँ, गुजराती कल्चर की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे अगर मैं मोटा टर्म का यूज़ करती हूँ तो वो लोग इसको रिस्पेक्टफुली लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके अलावा किसी जनरल लैंग्वेज के अंदर मोटा वर्ड का यूज़ करूंगी तो लोग जो है वो ऑफेंड हो जाएंगे, लोग इसको फैटी के रूप में समझते हैं कि भाई हमको मोटा बोला यानी कि हमको फैटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जिसका जैसा कल्चर है वो उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को समझा जा रहा है वहाँ पे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में बोला, आपसे पूछा था कि भाई हम जो मैसेज कम्युनिकेट करते हैं उसको लोग रिसीव करते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग रिसीव करते हैं, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग रिसीव करते हैं, उनके कल्चरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग रिसीव करते हैं, इमेजिन्ड इन्फ्लुएंसेस के अकॉर्डिंग रिसीव करते हैं, या फिर सिमेंटिक गैप्स के अकॉर्डिंग रिसीव करते हैं। तो जिसका जैसा कल्चर है, जिसकी जैसी संस्कृति है, वो उसके अकॉर्डिंग मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, Which of the following is not a key principle of effective classroom communication? सबसे पहले तो आपसे यहाँ पे not पूछा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, Which of the following is not a key principle of effective classroom communication? निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कक्षा संचार का एक प्रमुख सिद्धांत नहीं है, कौन सा इसमें से इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है, वो आपसे पूछा है, ठीक है। क्लैरिटी, क्लैरिटी क्या है, किसी भी चीज़ की स्पष्टता। जब भी हम क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो स्पष्टता तो होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की। तो क्लैरिटी अगर होगी तो उससे क्लासरूम में इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा इफेक्टिवनेस का कारण नहीं है यानी कि प्रिंसिपल नहीं है, वो हमसे पूछा है। लेकिन क्लैरिटी तो इफेक्टिवनेस का प्रिंसिपल होता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा सही, इसको हटा दो। दूसरा कंसिस्टेंसी यानी कि संगति, कंसिस्टेंसी यानी कि आप कंसिस्टेंट हो, ठीक है। तो ये भी आपका इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल होता है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। थर्ड पूछा है इंटरएक्टिविटी, ठीक है, हम इंटरैक्ट करते हैं क्लासरूम के अंदर, टीचर और स्टूडेंट जो है दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, उनका इंटरैक्शन होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, ठीक है। ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या है, प्रिंसिपल है। लेकिन कौन सा नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। कम्युनिकेशन में, क्लासरूम कम्युनिकेशन में अगर कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, इफेक्ट है ना, अगर जटिलता रहेगी तो वो कम्युनिकेशन जो है तब वो इफेक्टिव नहीं बन पाएगा। अगर कम्युनिकेशन में कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है, तो वो कम्युनिकेशन जो है वो प्रभावी नहीं बन पाएगा, इफेक्टिव नहीं बन पाएगा। और क्या पूछा था कि कौन सा है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है, तो बाकी तीनों है, लेकिन जो डी ऑप्शन है उससे इफेक्टिवनेस जो है कम्युनिकेशन की नहीं बढ़ रही है, प्रभावी जो है कम्युनिकेशन संचार जो है वो प्रभावी आपका नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है जटिलता, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर्स व्हाट? इफेक्टिव कम्युनिकेशन को किसकी आवश्यकता नहीं होती है, प्रभावी संचार की आवश्यकता नहीं होती है, किसके अंदर, वॉइस मॉड्यूलेशन में, एप्रोप्रिएट जेस्चर्स के अंदर, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट के अंदर, या फिर हैंडसम अपीयरेंस के अंदर, ठीक है।
वॉइस मॉड्यूलेशन, अगर आपकी आवाज़, आपकी जो वॉइस है, अगर उसके अंदर मॉड्यूलेशन रहेगा, आप जिस अकॉर्डिंग बात कर रहे हो उस अकॉर्डिंग ही आपकी वॉइस भी रहेगी, तो इससे इफेक्टिवनेस जो है उस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं होगा। डू नॉट पूछा है आपसे, डज नॉट यानी कि कौन सा नहीं आवश्यक है वो पूछा है। ठीक है, ये आवश्यक है आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। दूसरा, एप्रोप्रिएट जेस्चर्स, आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, ठीक है, आप जो बोल रहे हो और जो आपके जेस्चर्स हैं, अगर वो दोनों सेम हैं तो ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है। आपके अगर जेस्चर्स सही हैं, आपके पोस्चर्स सही है और आप अगर कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो वो कम्युनिकेशन जो है वो आपका प्रभावी बनता है, इफेक्टिव बनता है। ठीक है, तो जेस्चर्स भी सही होने चाहिए, लेकिन कौन सा नहीं है वो पूछा है तो ये भी एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अगला क्या बोला है, स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, अगर क्लास के अंदर बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बच्चों की भी भागीदारी रहेगी तो संचार जो है वो और ज़्यादा प्रभावी बनेगा और ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। तो इसकी भी ज़रूरत है संचार को प्रभावी बनाने के लिए, ये भी आवश्यक है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। लेकिन हैंडसम अपीयरेंस, ठीक है, आप अगर सुंदर दिख रहे हो तो उससे कम्युनिकेशन जो है वो आपका इफेक्टिव नहीं बनेगा। ठीक है, आप चाहे कैसे भी दिख रहे हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हो तभी कम्युनिकेशन जो है, संचार जो है वो आपका प्रभावी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो हैंडसम अपीयरेंस जो है उससे आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों, वॉइस मॉड्यूलेशन, एप्रोप्रिएट जेस्चर्स एंड स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, इन तीनों से आपके कम्युनिकेशन जो है वो प्रभावी बनता है, लेकिन हैंडसम अपीयरेंस से आपका कम्युनिकेशन प्रभावी यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ जरूरत नहीं है हमको हैंडसम अपीयर होने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सुंदर उपस्थिति इसका सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फीडबैक रिफ्लेक्ट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑडियंसेस व्हेन, यानी कि फीडबैक दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है कब। फीडबैक जो है वो ऑडियंसेस का रिफ्लेक्शन कब दिखाएगा, जब वन नोज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जब किसी को कम्युनिकेशन का इफेक्ट पता होगा, कम्युनिकेशन का प्रभाव कैसा होगा, तभी तो आप फीडबैक दे पाओगे। ठीक है, दूसरा बोला है वन नोज द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ मैसेज, जब किसी इंसान को अगर मैसेज की है ना कंटेंट की क्वालिटी के बारे में अगर पता होगा तभी तो आप है ना रिएक्शन कर पाओगे अपनी ऑडियंस के। ठीक है, तभी तो आप उनके है ना फीडबैक्स के ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाओगे, तो ये वाला भी ठीक है। थर्ड बोला है वन नोज द फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, जब हमको कम्युनिकेशन के फ्यूचर पर्सपेक्टिव पता है, फ्यूचर गोल्स पता है, तब भी हम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। लेकिन डी वाला ऑप्शन क्या बोला है, वन नोज द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, फीडबैक रिफ्लेक्ट्स द रिएक्शन ऑफ ऑडियंस व्हेन, फीडबैक जो है वो ऑडियंसेस का रिएक्शन पे कब रिफ्लेक्ट करता है, तो उससे फाइनेंसेस का कुछ भी मतलब नहीं है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस का कुछ भी संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को रिप्लेस कर दो, डी को एलिमिनेट कर दो, तो डी को एलिमिनेट कर दोगे तो सारे ऑप्शन चल जाएंगे, सिर्फ एक डी ऑप्शन जो है वो आपका निकल के आएगा। एलिमिनेशन टेक्निक से सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने से आपका पूरा का पूरा आंसर जो है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द पावर विच कम्स थ्रू द कनेक्टेडनेस ऑफ वंस वर्ड मैचिंग वंस फीलिंग बॉडी एंड फेशियल एक्सप्रेशन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, यानी कि संचार प्रक्रिया में किसी की भावनाओं, शरीर और चेहरे की अभिव्यक्ति से मेल खाने वाले शब्दों की कनेक्टिविटी के माध्यम से आने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला है, अगर कोई इंसान बात कर रहा है तो उसके शब्द और उसके जो हाव भाव हैं, उसके जो वर्बल शब्द यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन और उसके हाव भाव यानी कि उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये दोनों अगर कनेक्टेड हैं, दोनों ही अगर मैच कर रहे हैं, तो ऐसे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, कन्फर्मिटी, कॉन्ग्रुएंस, कोलैबोरेशन या फिर कंट्रोल। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, ये आपका PYQ है, आपसे ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आजकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा वर्बल और हमारे नॉन वर्बल, ठीक है, दोनों ही चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ में मैच कर रही है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। मतलब क्या है, अगर मैंने कहा कि मैं अभी डरी हुई नहीं हूँ, ठीक है, मैं है ना बोल के तो बता रही हूँ कि मैं डरी हुई नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज से मैं शिवर कर रही हूँ, मैं काँप रही हूँ, ठीक है, तो क्या मेरे जो वर्ड्स हैं और जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो मैच कर रही है क्या,
नहीं कर रही है ना, मैं बोल रही कुछ और हूँ लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज दिखा कुछ और रही है, तो ये क्या है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस नहीं है मेरी कम्युनिकेशन में। लेकिन कॉन्ग्रुएंस कब होगा, जब मैं अच्छे से अपनी बात को बोल भी पा रही हूँ और मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी उस सेम चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, मेरे को पता है, मैंने बोला कि भाई इस चीज के बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज है, मुझे पता है कि ये कंसेप्ट क्या होता है, और मेरी बॉडी लैंग्वेज भी उतने ही कॉन्फिडेंट होकर उस बात को दिखा रही है, उस बात को शो कर रही है। तो ये क्या है कि मेरे वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज दोनों ही जो है वो मैच कर रहे हैं, यानी कि है ना, कम्युनिकेशन में कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाता है। तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, जब हमारे वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज दोनों ही मैच करते हैं कम्युनिकेशन में तो उसको हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिकोडिंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जब हम डिकोड करते हैं, डिकोड करना यानी कि मैसेज को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, तो जब भी हम मैसेज को समझते हैं उसको डिकोड करते हैं, तो डिकोड करने की प्रक्रिया क्या है, डिकोड करने के सीक्वेंसेस क्या है। तो डिकोड करने के सीक्वेंसेस आपके आते हैं, सबसे पहले हमारा सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होता है। सेंसरी इन्वॉल्वमेंट यानी कि सबसे पहले हमारी जो सेंसेस हैं उनकी भागीदारी होती है। मैं अपने सेंसेस के माध्यम से मैसेज को सबसे पहले रिसीव करती हूँ। ठीक है, अब किसी ने कुछ बोल के भेजा है तो मैं उसको अपने कानों के माध्यम से सुन लूंगी, किसी ने कुछ लिख के भेजा है तो मैं उसको पढ़ लूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरे को मैसेज को समझने के लिए मैसेज को रिसीव तो करना पड़ेगा, तो मैं सेंसेस के थ्रू उसको क्या करूंगी, रिसीव करूंगी। तो सबसे पहले सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर उसको मैं इंटरप्रेट करूंगी, यानी कि फिर उसकी व्याख्या दूंगी, फिर उसको समझने की कोशिश करूंगी। फिर इवेल्युएशन यानी कि फिर उसका मूल्यांकन होगा, फिर मैं उसको मूल्यांकन करूंगी कि भाई अब सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, और फिर मैं उसको समझ के और फिर उसका फीडबैक यानी कि उसकी प्रतिपुष्टि उसको दे दूंगी। ठीक है, तो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन एंड फीडबैक यानी कि संवेदी भागीदारी, व्याख्या करना, मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि करना, ये होता है आपका सेना सही क्रम होता है किसका, डिकोडिंग प्रक्रिया का। संचार में डिकोडिंग प्रक्रिया का सही क्रम क्या होता है, संवेदी भागीदारी, व्याख्या, मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि, यानी कि सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन एंड फीडबैक जो है वो आपका करेक्ट सीक्वेंस है किसका, डिकोडिंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का इन द क्लासरूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इन द टर्म KISS यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल इज ऑलमोस्ट यूज्ड इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, यानी कि जो आपका KISS जो आपका कॉन्सेप्ट है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल का जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं, वर्बल में, नॉन वर्बल में, इंटरकल्चरल में या फिर ग्रुप कम्युनिकेशन में, ये सभी आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो हम KISS का यूज करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। अब ये होता क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी बात को बताने के लिए। जब हम, है ना, अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए जब भी हम शब्दों का यूज करते हैं, चाहे वो शब्द हमारे, है ना, ओरल हो या फिर रिटन हो, यानी कि मौखिक हो या फिर लिखित हो, लेकिन जब भी हम शब्दों का यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, संचार करने के लिए, वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब वर्बल कम्युनिकेशन में एक कॉन्सेप्ट आता है आपका KISS का, KISS। ठीक है, अब ये KISS होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी एग्जाम में। इसकी फुल फॉर्म होती है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है वो शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ बोल रहे हो तो आप आधी अधूरी बात ही बताओ, बात तो पूरी बतानी है, लेकिन ये कोशिश करना है कि कम से कम शब्दों में पूरी की पूरी जानकारी दे दो आप सामने वाले को। ठीक है, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपके 2-2 पेज के लंबे लंबे मैसेज को पढ़े। ठीक है, सब चाहते हैं कि एक लाइन में बात बताओ और बात को खत्म करो। तो जो आपका मैसेज है वो आपका शॉर्ट होना चाहिए, साथ ही साथ सिंपल यानी कि ऐसी लैंग्वेज का यूज करो ताकि सामने वाले को वो समझ में आ जाए। ठीक है, आपको शशि थरूर बनके कुछ भी हार्ड लैंग्वेज का, हार्ड शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ऐसे जार्गन्स का प्रयोग नहीं करना है ताकि सामने वाला इंसान समझ ही ना पाए उस कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो आपको अपना वर्बल कम्युनिकेशन शॉर्ट और सिंपल रखना है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट लगाया गया है KISS यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ये आता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ, है ना, क्वेश्चंस थे जो कि हमने कम्युनिकेशन चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व करे। आई होप आपके नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इन, है ना, क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको पहले से पता थे कुछ कॉन्सेप्ट्स तो आपका रिवीजन हो गया होगा, अगर नहीं पता थे तो याद से जो भी नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपने नोट्स के अंदर एड ऑन कर लेना। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन है, तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।